हेलो दोस्तों, आज हमारा हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। आज हम पहली क्लास में इसमें हम उपसर्ग को करेंगे, उसके बाद में देखेंगे प्रत्यय की क्लास इसके बाद होगी। तो सबसे पहले आज हम किसको देखते हैं? उपसर्ग को। उपसर्ग। सबसे पहले हम जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। यह मिलकर बना है उपधन सर्ग से। उपसर्ग में भी एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग शब्द में भी एक उपसर्ग होता है, यानी उपसर्ग कहते हैं हम जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है या फिर उसको बदल देता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में भी उप हमारा क्या है? उपसर्ग है। और उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है छोटा, और सर्ग किसे कहते हैं? सर्ग कहते हैं भाग। सर्ग किसे कहते हैं? भाग को कहते हैं। वहीं पर हम देखते हैं एक होता है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय जो हमारा उपसर्ग है, इसमें तो हमारा संयोजन हुआ है, संयोग हुआ है इसमें, यानी मिलन हुआ है। किसका? एक उपसर्ग का और एक हमारा मूल शब्द का। तो संयोग हम किसे कहते हैं? संयोग कहते हैं जब कोई उपसर्ग या प्रत्यय हमारा मूल शब्द के साथ मिलता है, जुड़ता है, तो उसको हम कहते हैं संयोग। इसमें क्या होता है? जो हमारा उपसर्ग होता है जिस हालत में होता है उसी तरह वो मूल शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे उपसर्ग में उप हमारा उप है और सर्ग है, सर्ग के साथ में उप लगा दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये अपने मूल रूप में है। उसके अलावा प्रत्यय में देखते हैं हम। प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे आने वाला। इसमें क्या हुआ है? इसमें तो हुआ है संयोग, इसमें हुआ है संधि, यह संधि से जुड़ा है। इसमें क्या हुई है? संधि। संधि क्या हुई है इसमें? यह है प्रतिधन अय। प्रतिधन अय। तो प्रतिधन अय, इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे ए है। यण संधि में हमने पढ़ा था कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई ये बदल जाते हैं ये में। ई और बड़ी ई किस में बदल जाते हैं? ये में। ये में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ई के बाद ए आया है तो ये क्या हो जाएगा? ये में बदल जाएगा। और ये तय क्या है? ये तय, इसमें से ये निकल गई, ई निकल गई, ई तो इसके साथ मिल गई, तो ये आधा बच जाएगा तय। और यहाँ ये बन गया, और ये एक हमारा ये पहले से बचा हुआ, ये क्या हुआ? प्रत्यय, पीछे आने वाला। तो संधि की क्लास हमारी ये हमने सब कुछ बहुत डिटेल से कराया हुआ है। यण संधि किस तरह बनती है, व्यंजन संधि किस तरह बनती है। तो जिनके संधि समझ नहीं आए वो पहले संधि की क्लास देखे, उसके बाद इनको समझना बहुत आसान होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? उप का छोटा होता है, सहायक होता है, सहायक भी कहते हैं और छोटा भी कहते हैं, और सर्ग कहते हैं भाग को, यानी छोटा भाग। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं।
परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं या फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं। चमत्कार उत्पन्न करते हैं या इसके अलावा क्या करते हैं कि कोई नया शब्द बना देते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं या उसमें क्या करते हैं? चमत्कार उत्पन्न करते हैं या फिर क्या करते हैं? कोई नया शब्द बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। उसको उपसर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे उपसर्ग होते हैं या प्रत्यय होते हैं वो शब्द नहीं होते। वो क्या नहीं होते? शब्द नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दांश कहते हैं शब्द के अंश को। शब्दांश जैसे हम देखते हैं शब्दांश को जब हम तोड़ कर देखते हैं तो क्या बनता है? शब्द धन अंश। शब्द धन अंश। शब्द धन अंश। तो इसका क्या अर्थ है? शब्द का टुकड़ा। अंश किसे कहते हैं? टुकड़ा को। यहां पे भी क्या हुआ? हमारा दीर्घ संधि हुई है। तो जिन्होंने हमारी संधि की क्लास ना देखी है वो पहले संधि की क्लास देखें, उसके बाद जब हम उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे तो इनको समझना बहुत आसान होगा। इसीलिए जिन्होंने हमारी संधि की क्लास ना देखी वो पहले संधि की क्लास को देखें। तो ये क्या है? शब्दांश यानी शब्द का अंश। अंश कहते हैं टुकड़े को, टुकड़ा। इनको हम शब्दांश कहते हैं। यानी ये शब्द से छोटे होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं। अच्छा, अब हम यहां से देखते हैं अगर ये शब्दांश हैं हमने पढ़ा था कि जो शब्द जो भाषा की आर्थिक जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। वो कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसका आधार पर? अर्थ के आधार पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसका आधार पर? अर्थ के आधार पर। वो होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। वो होता है हमारा शब्द। लेकिन हमने देखा कि जो प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं वो शब्द तो होते नहीं है। तो इसका मतलब है इनका कोई अर्थ भी नहीं होता। क्या नहीं होता? इनका खुद का कोई अर्थ भी नहीं होता, क्योंकि ये शब्द नहीं है। हमने देखा कि भाषा की
अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। लेकिन ये तो शब्दांश है, इसका मतलब ये है कि शब्द से छोटे हैं। अंश जो होता है, हिस्सा या टुकड़ा, वो हमेशा उससे छोटा होता है जिसका टुकड़ा होता है वो। तो ये शब्दांश है तो शब्द के टुकड़े हैं। शब्द सबसे छोटी इकाई है किसका आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो जब हमारी सबसे छोटी इकाई शब्द होता है तो शब्द के जो अंश होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पे जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उनका भी कोई अपना अर्थ नहीं होता। इस बात को नोट कर लेना, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। और भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। शब्द से वो छोटे होने के कारण उनका कोई अर्थ नहीं होता। इसको हम देखते हैं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इनको नोट डाउन कीजिए। उपसर्ग और प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्या अर्थ नहीं होता? तो सुगंध हो गया, अच्छी महक हो गई, वो क्या है? सु मतलब अच्छा होता है, ये नहीं होता। इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम उपसर्ग को, जैसे हमने ए होता है हमारा ए हमारे उपसर्ग है, इसको हम नहीं के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। किस अर्थ में? नहीं के अर्थ में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका खुद का अर्थ नहीं होता। इसका खुद का अर्थ नहीं होता। यह नहीं के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। इसको हम नहीं के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। देखो समझते हैं। जैसे हमने देखा निश्चित है, एक निश्चित है कोई तयशुदा काम, कोई निश्चित यानी कोई तय है कोई काम। हम इसके आगे लगाते हैं अनिश्चित। क्या लगाते हैं? अनिश्चित लगा दिया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जो काम निश्चित ना हो, जो काम तय ना हो। तो ये किसके रूप में इस्तेमाल हुआ है? नहीं के उसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम ए का वैसे अलग स्वतंत्र रूप से देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये हमारा एक क्या होता है? ये हमारा एक वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। और वर्णों का कोई अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जैसा हम देखते हैं एक उदाहरण से देखते हैं। वह लड़का जैसे रवि बुद्धिमान है। रवि बुद्धिमान है। तो हम अगर हम ये कहना चाहेंगे कि रवि बुद्धिमान नहीं है तो हम क्या कहेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं, रवि बुद्धिमान है। इसका अर्थ क्या है? ए मतलब वह बुद्धिमान नहीं है। अब हम जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रवि बुद्धिमान है। और जब हम इसको इसके दूसरे अर्थ में लिखते हैं, उल्टा इसका लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? रवि बुद्धिमान नहीं है। ये लिखते हैं क्योंकि इसका अर्थ यही है, बुद्धिमान मतलब जो बुद्धिमान ना हो। तो यहां पे देखो, अगर हम अगर नहीं का पर्यायवाची होता तो पर्यायवाची को हम एक शब्द के
स्थान पे दूसरा रख देते हैं तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये पहचान होती है। तो अगर हम बहुत से समझते हैं कि इसका अपना अर्थ होता है उपसर्ग का, अगर इसका कोई अर्थ होता है तो हम इसको नहीं की जगह रख कर देखते हैं, क्या बनेगा? रवि बुद्धिमान ए है। अब यहां देखो नहीं की जगह मैंने ए रखा है, तो इसका कोई अर्थ बना है? नहीं बना है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? अपना कोई अर्थ नहीं होता। यह हमने उदाहरण से भी समझा है। अब हम आगे देखते हैं। एक बात हमारी हो गई कि इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। दूसरा ये क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं होता। अब हम देखते हैं उपसर्ग, मूल शब्द के पहले आता है और प्रत्यय हमारा बाद में आता है। जैसा हमारा यह है हार, एक मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। तो इससे पहले क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। इससे पहले क्या लगेगा? उपसर्ग। जैसे हमने लगा दिया प्र, तो ये क्या बन गया? प्रहार। क्या बन गया? प्रहार। प्रहार कहते हैं हमले को, या उप लगा देते उपहार बन जाता। यानी जो हमारा उपसर्ग आता है वो मूल शब्द से पहले आता है। और हमने देखा था कि उपसर्ग या प्रत्यय परिभाषा में हमने देखा था कि शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, या फिर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, या फिर किसी नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा हार है, हार से पहले प्र लगाया, प्रहार बन गया। हार से पहले उप लगा दिया, उपहार बन गया। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ये प्रहार हमला को कहते हैं, उपहार भेंट को कहते हैं, उपहार देना, भेंट देना। तो ये क्या है कि यहां से समझ आया कि ये पहले आता है और इसके अर्थ में परिवर्तन करता है, या फिर नया शब्द भी बना देता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये मूल शब्द से पहले आते हैं। उसके अलावा एक मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। यानी एक मूल शब्द में एक से अधिक हमारे उपसर्ग हो सकते हैं। हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे यह है हमारा व्यवहार, ये व्यवहार शब्द है। इसमें देखो, इसमें जो उपसर्ग है हमारे, एक तो वी है, वी धन, अवधन, आहार। आहार नहीं, हार होगा। वी धन, अवधन, हार। ये हार हमारा क्या है? ये हार हमारा मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और हमारे ये क्या हो गए? ये हमारे उपसर्ग हो गए, वी और अव। अव भी हमारा उपसर्ग है और वी भी हमारा उपसर्ग है। इसके अलावा इसी में हम अगर जोड़ दें दुर्व्यवहार, क्या हो जाता है? दुर्व्यवहार।
व्यवहार यानी बुरा व्यवहार। तो इसमें अब हमारे एक तो दूर हो गया, ये एक अलग उपसर्ग है, फिर भी हो गया, फिर अव हो गया, और फिर हमारा मूल शब्द है हा। ये क्या है? ये एक से ज्यादा, 1 2 3, ये 3 हमारे उपसर्ग हो गए। तो हमें याद रखना है कि एक शब्द में हमारे 1 से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी उपसर्ग हमारे हो सकते हैं। ये हमने उदाहरण से देख लिया। इसके बाद हमें क्या याद रखना है? अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, और जो हमारे उपसर्ग होते हैं ये क्या होते हैं? ये अव्यय स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय स्वरूप होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अव्यय स्वरूप होते हैं। अव्यय स्वरूप का क्या मतलब होता है? अव्यय कहते हैं हम जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द यानी जिनमें हमारा विकार उत्पन्न ना हो, विकार उत्पन्न ना हो, तो उनके जैसे होते हैं। स्वरूप मतलब होता है जैसे, उनके जैसे। वो नहीं होते, ये अविकारी नहीं होते, बल्कि उनके जैसे होते हैं। क्या होते हैं? उनके जैसे। और जिन मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ जाते हैं वो शब्द भी क्या हो जाते हैं? वो शब्द भी अव्यय स्वरूप शब्द हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्यय स्वरूप शब्द बन जाते हैं, क्योंकि उनमें उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने के बाद। जैसा हार में हमने उप जोड़ दिया। उपहार क्या है? उपहार हमारा अव्यय स्वरूप शब्द है, यानी अव्यय जैसा शब्द है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए उसको अव्यय स्वरूप शब्द कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, यह हो गया अगला पॉइंट। उपसर्ग और प्रत्यय विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? जो हमारे विकारी शब्द होते हैं, क्या होते हैं? विकारी शब्द उनके ही साथ जुड़ते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, लिंग के, कारक के, काल के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जो हमारे प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं वो सिर्फ विकारी शब्दों के साथ ही आते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं उनके साथ उपसर्ग और प्रत्यय नहीं आते। हमारे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हमारे विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इन्हीं के साथ हमें क्या देखने को मिलेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। इनके अलावा हमें उपसर्ग और प्रत्यय देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? ये मूल शब्द है, इससे पहले हमारा क्या आएगा? उपसर्ग आएगा, और इसमें प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा पीछे आता है।
उपसर्ग हमेशा आगे आता है और ये मूल शब्द होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो शब्द बनते हैं हमारे हिंदी भाषा में, उनके निर्माण की 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, उनको देखते हैं। शब्द निर्माण की 4 विधियां वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं, नंबर 1 पे है उपसर्ग, नंबर 2 पे प्रत्यय, नंबर 3 पे संधि और नंबर 4 पर समास। ये हमारी 4 विधियां होती हैं। या तो हम उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाते हैं, यानी जब हम नए शब्द का निर्माण करते हैं या तो उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर या संधि के द्वारा या फिर समास के द्वारा। ये 4 हमारे शब्द निर्माण की विधियां हैं। इनके अलावा और कोई विधि नहीं है नया शब्द बनाने की। तो ये हमें 4 विधियां याद रखनी है। अच्छा, जो हमारा उपसर्ग होता है, उपसर्ग में वो संधि में भी इस्तेमाल होता है, समास में भी। उपसर्ग संधि में भी, समास में। उपसर्ग के इस्तेमाल होने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। उनको देखते हैं। उपसर्ग के हिंदी भाषा में उपसर्ग के प्रयोग के 3 तरीके होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे होता है कि जो हमारा उपसर्ग होता है ये संधि में भी इस्तेमाल होता है। किसमें? संधि। दूसरा समास, जैसे अव्ययभाव समास पढ़ते हैं हम, अव्ययभाव समास में भी उपसर्ग का इस्तेमाल होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है संयोग। संयोग, संयोग संधि में इस्तेमाल होता है, समास में और संयोग में। संयोग मैंने बताया था, संयोग में क्या होता है? उपसर्ग ज्यों का त्यों उसमें चला जाता है, किसमें? मूल शब्द के साथ जुड़ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने देखा था उपहार में, उपहार, ये क्या है? उपहार। तो यहां पे देखा है हमने, उप है जो, वो बस इसके साथ चिपका है, इसके साथ जुड़ा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको कहते हैं संयोग। यानी उपसर्ग अपने मूल रूप में ही जुड़ जाता है। किसके साथ? जो हमारा मूल शब्द होता है उसके साथ जुड़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संयोग। इसके अलावा समास हम देखते हैं, जैसे अव्ययभाव समास होता है, उसमें भी उपसर्गों का इस्तेमाल होता है। संधि में हम देखेंगे बहुत सारे, जब हम उदाहरण देखेंगे उनमें देखेंगे कि बहुत सारे उपसर्ग संधि में भी प्रयोग होते हैं, तो वो जुड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें यहीं पे याद रखना है, जो हमारा प्रत्यय होता है, क्या होता है? प्रत्यय। यह हमारा संधि में इस्तेमाल नहीं होता, संधि में इसका प्रयोग नहीं होता, प्रत्यय का संधि में प्रयोग नहीं होता। यह हमें याद रखने की जरूरत है। इसमें इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा समास में होगा और संयोग भी होगा। प्रत्यय मूल शब्द के साथ मिलकर चिपक जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? संयोग भी होगा, इनका मिलन भी होगा। लेकिन हमें याद रखना कि संधि में प्रयोग नहीं होगा। जो उपसर्ग होता है वो संधि में प्रयोग होता है, समास में भी, और उसका संयोग भी होता है, मिलन भी होता है। तो ये हमारे उपसर्ग और प्रत्ययों से रिलेटेड कुछ चीजें थी। अब इनको हमने जान लिया है। अब हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण देखने से पहले हम इनके प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। उपसर्ग के प्रकार।
उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के हमारे कितने प्रकार होते हैं? ये हमारे उपसर्ग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनका इस्तेमाल हिंदी भाषा में ज्यादातर होता है वो कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं और कुछ विदेशी भाषाओं के होते हैं, जैसे अंग्रेजी के हो गए, फारसी के हो गए, अरबी के हो गए, इनके उपसर्ग होते हैं। तो इनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, और तीसरा हमारा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। तो इनको हमने कितना कितना मान लिया है? याद रखना आसान है बिल्कुल। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो भी 22 हैं। कितने हैं? 22। हमारे संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22। और हमारे विदेशी भाषाओं के भी 22। विदेशी भाषाओं के और भी अधिक हैं, 22 से भी ज्यादा हैं, किताबें में बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज्यादातर जिनका इस्तेमाल करते हैं, जिनका ज्यादातर इस्तेमाल हिंदी भाषा में होता है, वो कितने हैं? 22। तो उन्हीं को हमें याद रखना है। परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता कि हिंदी के कितने हैं, संस्कृत के कितने हैं, बस हमें ये याद रखना है। कोई नहीं पूछेगा कि उसके कितने हैं, कौन कौन से हैं। वहां पे क्या होगा? कोई शब्द होगा, उसमें या तो हमें मूल शब्द छांटना होगा, या उपसर्ग बताना होगा, या फिर यह बताना होगा कि उपसर्ग किस भाषा का है, या फिर यह शब्द किस भाषा का है। तो अब हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमने देखे थे कि हिंदी के हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत भाषा के भी 22 उपसर्ग होते हैं, और जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं, अंग्रेजी हो गई या फिर अरबी हो गई, फारसी हो गई, इनके कुल मिलाकर, यानी अंग्रेजी, फारसी, अरबी सबको मिलाकर 22 इनके होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। इनको हम देखते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग कितने देखे थे हमने? 22। कितने देखे थे? 22। अब वो 22 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ए हमारा उपसर्ग होता है। जैसे हमारा अटल हो गया, अथाह हो गया, अनाथ हो गया, यानी ए हमारा नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? नहीं के लिए। लेकिन ए का अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं, शब्द के टुकड़े होते हैं। तो टुकड़ों के तो कोई अर्थ नहीं होते, क्योंकि सबसे छोटी इकाई हमारी जो अर्थ के आधार पर होती है वो शब्द होते हैं। तो इनका ए का अर्थ नहीं होता, बल्कि ए नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जैसे अटल हो गया, जो एक अथाह हो गया, अनाथ हो गया, ठीक है, तो ये नहीं के लिए इस्तेमाल होता। अगला हम देखते हैं आप बीती, आप सुनी, आप देखी, यानी खुद पर जो बीती, खुद ने जो सुनी, जो खुद ने देखी, उसको ये क्या है? उपसर्ग आप। तो इनके साथ आप उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ। तीसरा हमारा कौन सा है? अन में देखो, अनबन हो गया, अनपढ़ हो गया, अनजान हो गया, यानी जो जानता ना हो। अन का भी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। अनमोल हो गया, जिसका कोई मोल ना हो। अनहोनी हो गया, जो होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई। तो ये इसका इस्तेमाल है। आगे देखते हैं हमारा चौथा कौन सा है? अध। अध कहते हैं आधे को। जैसे अध मरा, आधा मरा, अध पका, अध कच्चा, यानी जो आधा कच्चा हो, आधा पका हो। तो अध किसके लिए इस्तेमाल होता है? आधे के लिए। उससे बाद में ऊ हमारा उपसर्ग है। उतरना हो गया, उभरना हो गया, उजड़ना हो गया, उथला हो गया,
तो ये इनके लिए इस्तेमाल हुआ है। इससे नीचे हम देखते हैं ये हमारा उन हो गया। जैसे उन होता है, उन एक कम के लिए इस्तेमाल होता है, एक कम, यानी जैसे 29 30 से एक कम, 39 40 से एक कम, 49 59 69 जो हमारे गिनतियों में इस्तेमाल होता है। जैसे 29 30 से एक कम, 59 60 से एक कम, जिसको हम 59 कहते हैं। तो उन एक कम के लिए इस्तेमाल होता है। औ हो गया, अवगुण हो गया, अवघर, औजार, तो ये भी हमारा क्या है, ये अ उपसर्ग है। चौ हो गया, चौराहा, चार के लिए, चार राहों का समूह, चौमासा, 4 महीनों का समूह, तो ये हमारे हिंदी का उपसर्ग है। कै हो गया, कै किसके लिए आता है, यानी बुरे के लिए। जैसे कपूत हो गया, पूत होता है अच्छा लड़का, कपूत बुरा। कचौट हो गया, कलंक हो गया, तो ये बुरे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कु हो गया, कुप्रथा, बुरी प्रथा, कु का इस्तेमाल भी हम बुरे के लिए करते हैं। कुप्रथा, कुकर्म, यानी बुरी प्रथा, बुरा काम, कर्म कहते हैं काम को। और कुरूप, रूप कहते हैं सुंदर को, कुरूप यानी जो सुंदर ना हो, है ना, बुरे के लिए या नहीं के लिए। कुचाल, चाल यानी बुरी चाल, कुचाल बुरी चाल, तो इनका इस्तेमाल ऐसा होता है। आगे हम देखते हैं, कु से आगे हमारा है दो, क्या है, दो। दुबला, दुधारू, दुभाषिया, है ना। इसके अलावा बहु, बहु का एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुवचन, यानी एक वचन से ज्यादा। बहुमूल्य, जिसका मूल्य अधिक हो। ती, तिराहा, तीन राहा, ती मतलब तीन, तिरंगा, 3 रंगों वाला। नी, निहत्था, यानी नी नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। निहत्था जिसके, यानी जो बिल्कुल जिसके हाथ में हथियार ना हो, निहत्था हो जो, है ना। और निडर, जिसको डर ना हो, निकम्मा, ऐसे। फिर अगला है से होता है सहित या के साथ। सपूत हो गया, सशक्ति हो गया और सहित हो गया। इसके अलावा सम को देखते हैं। सम आता है समान के लिए। सम किसके लिए आता है, समान के लिए। जैसे यहां पे समबाहु, बाहु कहते हैं भुजा को, समबाहु जिसकी बराबर की भुजाएं हो। समकोण, कोण कहते हैं एंगल को, समकोण जिसके कोण समान हो। और समतल, तल कहते हैं धरती को, यानी समतल, एक सारी धरती एक जैसी, उबड़ खाबड़ ना हो। यहाँ पे परलोक हो गया, परोपकार। यहाँ पे देखो परोपकार में क्या हुआ है, इसमें संधि हुई है। ये तो हमारे जैसे परलोक हो गया, परधन लोक, ये क्या है, परधन लोक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा संयोग हुआ है। क्या हुआ, संयोग। हमने देखा था संयोग वहां पे होता है जहां उपसर्ग का जो रूप होता है वही बगैर बदले, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो मूल शब्द के साथ लगा दिया जाता है, वहां पे संयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन किसमें होता है, संधि में। संधि में हमने देखा था निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उनमें आपस में परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे परोपकार में देखो, ये क्या है, परधन उपकार, परधन उपकार। यहाँ पे रे में ए छुपा हुआ है और यहाँ पे उ मिला है। ए और उ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ। यह हमारा किसका उदाहरण है, गुण संधि का। आपको हमारी संधि की क्लास देखनी है तो वहां पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कहां पे कौन सी संधि होती है। तो यहाँ पे ए और उ मिलकर ओ बने हैं, तो ये इसीलिए क्या बना है, परोपकार। क्या बन गया, परोपकार। परदेशी हो गया, परहित हो गया, तो ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग थे। इसके बाद हम देखते हैं जैसे भर हो गया। भर का मतलब हो पूर्ण, पूरा, पूर्ण। जैसे भर पेट, यानी पेट भर के, भरपूर।
भरसक, भरमाप। ये इसके आगे पच हो गया, पचरंगा, 5 रंग वाला पचमेल। यहाँ पर देख चिर, चिर कहते हैं लंबा, लंबा समय, लंबी यानी ज्यादा के लिए चिर आता है, लंबे समय जैसा आता है चिरायु, यानी जिसकी आयु लंबी हो, लंबी आयु वाला। चिरकाल, काल कहते हैं समय को, चिरकाल मतलब लंबे समय से, किससे? लंबे समय से। इसके अलावा जैसे सु हो गया, सु हम इस्तेमाल करते हैं अच्छे के लिए, अच्छे के लिए। सुफल, अच्छा फल। सुडोल, डोल कहते हैं शरीर को, अच्छा शरीर वाला, जिसका शरीर हष्ट पुष्ट हो, दिखने में अच्छा हो, है ना। सुजान, अच्छा जान। इसके अलावा बिन, बिन ब्याह यानी ब्याह के बगैर, बिन का के बगैर के लिए इस्तेमाल होता है। बिन जाने, जाने बगैर। बिन बादल, बादल के बगैर। बिन पाए यानी पाने के बगैर, कोई चीज बिना पाए। तो ये हो गए हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। यहां पे जैसे अति हो गया, अतिरिक्त, अति रिक्त में जुड़ा है, इसमें रिक्त में जुड़ा है अति। यहाँ पे संयोग हुआ है, क्या हुआ है? संयोग। यहाँ पे संधि नहीं हुई, संयोग हुआ है, क्योंकि मूल रूप है अति का अति और रिक्त के साथ बस वो मिल गया है। अत्यधिक में देखो, अत्यधिक में यहाँ पे संधि हुई है, क्या हुई है? संधि। इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या होगा? अति धन अधिक, अति धन अधिक। और हमने पढ़ा था ये कौन से संधि का उदाहरण है? ये यण संधि का उदाहरण। किसका? यण, यण संधि। क्यों? क्योंकि यहां पे ई आया है, ई या बड़ी ई, इनके बाद में जब हमारा भिन्न स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है? ये में। किस में बदल जाता है? ये में। तो यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे ए आया है, तो इनका मिलकर क्या बन जाएगा? ये। क्या बन जाएगा? ये। और ये तय है, इससे जब मात्रा हट गई तो ये आधा बच गया, तो ये आधा, इसलिए यहाँ पे आधा तय बचा है। और ये किस में बदल गया? ये में बदल गया है, ये बन गया है ई और ए मिलकर, और फिर हमारा देख बचा हुआ था वो। तो इस तरह, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इससे पहले हमारी संधि की क्लास को जब देखेंगे तो ये अच्छे से समझ आएंगे। क्योंकि उपसर्ग में क्या होता है, जैसे क्लास के शुरू में बताया था कि उपसर्ग में 3 तरीके से इस्तेमाल होता है उपसर्ग, संधि के रूप में, समास के रूप में, या फिर संयोग होता है। मेन शब्द जो मूल शब्द होता है उसके साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? संधि हुई है। ऐसे यहाँ पे भी अत्यंत यण संधि है। अतिकर्मण में संयोग हुआ है, कर्मण में बस अतिधन आकर्मण। यहाँ पे संधि है अतिधन आकर्मण, यह क्या बन गया? अतिकर्मण। यहाँ पे देखते हैं अधिक, अध्यक्ष हो गया, अधिकरण हो गया, अधिकार हो गया और अधिनायक हो गया। अभि, अभ्यास हो गया, और अभिलाषा, अभिमान, अभिमुख। ठीक है। फिर देखते हैं नि, निबंध, नियोग, निषेध, निपात, प्रति, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत, प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिधन एक। यहाँ पे जो देखो क्या है? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो इसका क्या बन गया मिलकर? प्रत्येक। प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यघात हो गया, प्रतिधनाघात हो गया, प्रत्याघात। परि में परिजन हो गया, परिक्रमण, परिमाण, पर्यटन। पर्यटन का ये कैसे बनता है? परिधन अटन, इसका संधि विच्छेद परिधन अटन। तो ये क्या बन गया? पर्यटन। ये भी किसका उदाहरण है? यण संधि, यण संधि का उदाहरण है ये भी। परिश्रम हो गया, अपि, अपिधान हो गया, विषय, विज्ञान हो गया, विपक्ष हो गया, वियोग हो गया, व्यर्थ हो गया। विधन अर्थ होता है व्यर्थ में, क्या होता है? विधन अर्थ, क्या बन जाता है? व्यर्थ। इसमें भी ई के बाद क्या आया? भिन्न स्वर आया। यहाँ पे भी कौन सी संधि है? यण संधि है। तो ज्यादातर जो एग्जाम में चांस होते हैं वो संधि वाले उदाहरण देते हैं, क्योंकि जो संयोग वाले होते हैं वो तो बस उपसर्ग आके जुड़ते हैं, तो उनमें इतना कंफ्यूजन भी नहीं होता है, बच्चे पहचान लेते हैं आसानी से। इसीलिए जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं वो संधि वाले उदाहरण देते हैं, यहाँ बच्चा फंसता है।
तो जब संधि हमारी क्लियर रहेंगी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि हमें पता है व्यर्थ में क्या है, वि धन अर्थ, वि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही पूछ लेंगे, व्यर्थ लिखा हुआ होगा एग्जाम में और पूछ लेंगे इसमें उपसर्ग क्या है, वि दे देगा, वे दे देगा, व्यर्थ दे देगा, ऐसे बहुत सारे दे देंगे। तो उसमें जैसे एक अभी रीट में पूछा था ये पर्सन, बहुत 3 और इसके अलावा शब्द दिए हुए थे और उसमें पूछा था कि इसमें उपसर्ग कौन से में है, तो उसमें ये राइट था, इसमें उपसर्ग होता है वि और धन में क्या होता है, ज्ञान, विज्ञान, ऐसे बनता है। तो ये इस तरह जो हमारे संधि वाले होते हैं इनका ज्यादा चांस होता है एग्जाम में आने का। उसके बाद अनु हो गया, अनु कहते हैं पीछे, पीछे आना, पीछे, अनुशासन, अनुसार, अनुचर यानी चर, चरने वाला, अनुचर, पीछे चरना, अनुकरण, अनुच्छेद, अन्वेषण। अन्वेषण में देखो यहाँ पे इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे ये क्या बनेगा, अनधन, अनुधन, ऐसन, अनुधन ऐसन, अनुधन ऐसन, इसका क्या बन जाएगा, अन्वेषण। ये भी हमने पढ़ा था किस संधि का उदाहरण है, ये भी यण संधि का। जैसे ई और बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये में बदल जाता है, इसी प्रकार ऊ और बड़ा ऊ, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ये किस में बदल जाते हैं, ओ में। ये वे में बदल जाते हैं, किसमें, वे में, ये बदल जाते हैं वे में। और हमारा री के बाद अगर आ जाए तो वो रे में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये छोटा वो आया है और इसमें इसके बाद भिन्न स्वर आया है, यहाँ पे ए आया है, तो ये मिलके क्या बन जाएंगे, वे। और ए की मात्रा है तो वे पे ए की मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे जो ए की मात्रा है, तो इसका क्या बन जाएगा, अन्वेषण बन जाएगा। इन पर हमें खास तौर से ध्यान रखना, जो हमारे संधि वाले होते हैं ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे सु हो गया, सुजन, सुनिश्चित, सुपात्र, स्वागत, सुपुत्र। सु अच्छे के लिए होता है यानी सुपुत्र, अच्छा पुत्र, अच्छा लड़का। स्वागत, अच्छा आगत यानी अच्छा, अच्छी खिदमत। सुपात्र कोई किसी चीज के योग्य होता है, अच्छा पात्र। सुशिक्षित अच्छी तरह तालीम याफ्ता कोई होता है। सुजन यानी जन, इंसान, सुजन अच्छा इंसान। अपमान, अपयश, अपव्यय, अब बुरे के लिए इस्तेमाल में होता है। अवगुण, बुरे गुण। अवशेष, अवतार, अवमूल्यन। अवमूल्यन किसे कहते हैं, जब कीमत घटती है किसी चीज की। तो ये किस कहते हैं, ये हमारे संस्कृत कहते हैं। इसके अलावा कुछ और बचे हैं, इनको देखते हैं। जैसे आ हो गया, आरक्षण हो गया, आवास हो गया, आक्रमण, आगमन। उप हो गया, उपदेश, उपवन, उपहार। यहाँ पे हार मूल शब्द है, उप यहाँ पे उपसर्ग है। उपसर्ग, खुद उपसर्ग में भी उप क्या आता है, उपसर्ग में भी उपसर्ग आता है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग होता है, उप होता है। उपग्रह हो गया यानी छोटे के लिए आता है, उप छोटा या फिर सहायक। उपग्रह, छोटे ग्रह। उपसर्ग, सर्ग कैसे कहते हैं, भाग को, छोटा भाग, छोटा हिस्सा। इसी तरह, ठीक है। दुर, दुर बुरे के लिए दुर्जन, बुरा इंसान। दुराचार, बुरे आचार वाला। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, दुर्लभ, ये सारे, ठीक है। दुष्, दुस्साहस, दुष्परिणाम। हमें दुष् वाले में याद रखना है कि जहां ये से आ जाए या फिर ये से आ जाए, लेकिन हमारा दुष् ये से वाला होगा, जो हमारा सपेरा वाला से होता है यही से होगा। इसी से मिलकर ये भी बनता है षटकोण वाला, और जो हमारा शलगम वाला श होता है ये भी इसी से बनता है। जब हम इसमें से उस उपसर्ग छाटेंगे, जैसे दुष्चरित्र में से दे दे, एक दे दे दुष्, एक दे दे ये, एक दे दे ये, तो हमारा बूझ लेके इसमें से उपसर्ग क्या है। तो बहुत से बच्चे इस से को देखकर ये सही कर देते हैं, ये या ये, लेकिन ये इसका गलत है। इसका उपसर्ग क्या होगा, ये होगा, सपेरा वाले से के साथ इसका उपसर्ग होगा। तो ये हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसके अलावा निश हो गया, निश्चल हो गया, निश्चित हो गया, निष्फल हो गया, निसंदेह। यहाँ पे भी हमें ये याद रखना है, ये से हो गया, ये हो गया, या फिर ये षटकोण वाला हो गया, या फिर ये सपेरा वाला। तो कोई सा भी से हो,
यहाँ पे जब हम उपसर्ग पूछेंगे हमसे, तो हमें उपसर्ग कौन सा छांटना है जिसमें ये से हो, ये नहीं, ये होगा, ये से वाला। ठीक है, हमें ये देखकर ऐसे नहीं, कभी ऐसा दे दे और उस पर हम टिक कर दें, ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, जिसमें सपेरा वाला से होगा। यहाँ पे कुछ भी दिखे हमें, ये दिखे या फिर ये दिखे, हमें कौन सा लगाना, जहां पर ये वाला से हो। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। प्रकार, प्रकार, प्रचार, प्रवेश, प्रबल, प्रकृति, ये सारे संस्कृत के हैं। उत्तम हो गया, उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उद्घाटन, उच्चारण। उच्चारण हम जब एक संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या होता है, उत्धन, उत से बनता है। ठीक है, इसमें उच्च नहीं होता, उत होता है। ये हमने संधि में पढ़े थे, तो हमें ये याद रखना है। इसके अलावा ये हमारे आ गए सम हो गया, संसार, संयोग, सम्मुख, संतोष। संसार का संधि विच्छेद पूछते हैं तो इसमें क्या होता है, समधन, समधन सार, समधन सार। सम नहीं होता है, सम होता है, संसार। समयोग में भी समधन योग होता है, समयोग होता है। ठीक है, संतोष में भी समधन सम होता है, सम नहीं होता। परा, परामर्श हो गया, पराक्रमण हो गया, पराजय हो गया। निरपराध, निर्जन यानी बिना अपराध का। निर्जन, निराकार, जिसमें कोई आकार ना, निर्गुण यानी जिसमें कोई गुण ना हो, ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ विदेशी, जो हमारे विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फारसी के उपसर्ग। फारसी के उपसर्ग, यहां पे देखो, दर हो गया, दरअसल, दर हकीकत, दरगाह, दरकिनार, दरमियान। दर बीच में भी कहते हैं, जैसे बीच में, दरमियान, बीच में हो गया। यानी अलबत्ता, अल से अलबत्ता, अलगरज, अलबेला। हमें एक बात और याद रखनी है कि हमारे जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं उनके साथ हमारे हिंदी के ही शब्द आते हैं, और जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनके साथ हमारे संस्कृत के ही शब्द आते हैं। ठीक है, जो हमारे विदेशी शब्द होंगे उन्हीं के साथ विदेशी उपसर्ग भी आएंगे। ठीक है, यह हमें याद रखनी है। जैसे जवानी हो गया, तो ये क्या है, जवानी हो गया, वक्त हो गया, ये क्या है, विदेशी शब्द है। ठीक है, तो इनके साथ जो हमारे उपसर्ग आएंगे वो भी विदेशी ही आएंगे, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी हमें पहचान करने में बहुत आसानी करेगा। एन हो गया, एन वक्त, बिल्कुल ठीक वक्त, एन कहते हैं ठीक को। एन जवानी, ठीक जवानी, एन मौका, ठीक मौका। कम, कम के लिए आता है कमजोर, या जिसमें जोर कम हो, कम वक्त, कम अकल। ठीक है, गैर, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, ये इसके लिए। ना हो गया, ना पसंद, नहीं, ना नहीं के लिए आता है ना समझ, ना लायक, ना मुमकिन, जो मुमकिन ना हो। ठीक है, तो ये हमारे किसके हैं, अरबी के। इसके अलावा देखते हैं आगे, बा हो गया, बाकायदा, बा। अच्छा, यहां पे याद रखना है, एक बा होता है, बे होता है। बे होता है नहीं के लिए इस्तेमाल, बा होता है साथ, यानी उसके साथ है वो चीज, और बे नहीं है, यानी बाकायदा, कायदा के साथ, बाअदब, अदब के साथ, बाइज्जत, इज्जत के साथ। यहीं पे बेइज्जत हो जाए तो ये इज्जत के बिना, यानी जिसकी इज्जत ना हो, बेइज्जत। बेशक, शक के बिना। बेईमान, ईमान के बिना। बे बिना के लिए आता है, बा के साथ के लिए आता है। एक बिला हो गया, बिला वजह, यानी बिना वजह। बिला नहीं के लिए आता है, बिला, जैसे हम बिना वजह कहते हैं, बिला वजह होता हो। बिला शक, शक के बिना। ला हो गया, लापरवाह, ला इलाज, ला इलाज मतलब जिसका कोई इलाज ना हो। ला वारिस, जिसका कोई वारिस ना हो। ला जवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। ठीक है, बद हो गया, बदनाम, बदनाम, बद कहते हैं बुरे को, बदनाम बुरा नाम। बदबू, बद बुरी, बू खुशबू, गंध होती है। बदबू मतलब बुरी बदबू, बुरी गंध, बुरी खुशबू। एक सुगंध होती है, एक बदबू होती है। तो बू आता है गंध के लिए, बदबू हो गया तो बुरी गंध हो गया। बदकिस्मत, जिसकी किस्मत खराब हो। बदसूरत, जिसकी सूरत अच्छी ना हो। हम हो गया, हम उम्र, हम एक जैसे उम्र के। हमरा यानी राह के साथी। हम शक्ल, एक जैसे शक्ल के। हम सफर, सफर के साथी। हर प्रत्येक के लिए आता, हर दिन, हर साल, हर एक, हर पल। तो ये सारे किसके हैं, अरबी फारसी वाले।
इनके अलावा कुछ बचे हैं, जैसे सर, एक सर होता है, एक सर होता है, एक सर होता है, एक सर होता है। ये जो सर होता है ये तो होता है हेड, और ये सर होता है ये गुनाह। इसका मतलब क्या होता है? गुनाह। सर से हिफाजत फरमाए, ऐसा कहते हैं गुनाह। तो ये वाला सर होता है, ये वाला सर नहीं होता। बहुत से नाम को लिखते हैं शरताज, शरताज यानी गुनाह का ताज, तो ये गलत हो जाता है। ये होता है, ये सर होता है, ठीक है। सरताज यानी सर का ताज, सरदार, सरकार, तो ये इसके लिए। बिल हो गया, बिल आखिर, बिल्कुल। अंग्रेजी के देख लेते हैं हम। अंग्रेजी के जो इस्तेमाल होंगे वो अंग्रेजी के शब्दों के लिए इस्तेमाल होंगे, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे सब हो गया, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। वॉइस हो गया, वॉइस चांसलर, वॉइस चांसलर, एक चांसलर होता है, एक वॉइस चांसलर, कॉलेजों में होते हैं, ठीक है। वॉइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होता है हमारा। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ हो गया, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। हेड हो गया, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। ये सारे किसके हैं? ये हमारे अंग्रेजी के वो हैं। आगे हम देखते हैं, गुरुजी क्या इस बार बंद होगा? गुरुजी ज्यादा कुछ कितना। तो आगे हम देखते हैं, ये हो गया चीफ, चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया। हेड, मुखिया को कहते हैं हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट पुलिस, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? डीएसपी कहते हैं। उसके अलावा ये हमारे कंप्लीट हो गए। ये क्या थे? ये विदेशी भाषाओं के उपसर्ग थे। हमने देखा जो हमारे हिंदी के होते हैं, एक संस्कृत, एक विदेशी। सब के हमने कितने कितने देखे? 22। तो ये हमारे क्या थे? ये थे उपसर्ग। आज हमने उपसर्गों के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को और बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि और बच्चों का भी भला हो, फायदा उठाएं इससे। अगली क्लास में हम प्रत्यय को देखेंगे। ये हमारा उपसर्ग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम प्रैक्टिस किताबों से करें, वहां देखें और वहां पे पहचानने की कोशिश करें कि मूल शब्द क्या है, इसमें उपसर्ग क्या है, किस भाषा का है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ज्यादातर जो संधि वाले होते हैं वो पूछे जाते हैं। उपसर्ग 3 रूप से इस्तेमाल होता है, एक संधि के उसमें, एक समास के, और एक संयोग। संयोग वाला आसान होता है, उसको बहुत कम पूछते हैं। संधि वाले पे ज्यादा हमें ध्यान रखना है, वही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।